So, first of all, good evening to everyone. So, we all are here together to make you help clear GATE and ESC in the first attempt. हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम गेट और ESC को हाउ कैन वी क्रैक गेट एंड ESC इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. चलिए, सो नाउ इट इज क्लियर. Let me enable the chat also. Still, I'm able to see the comments that I'm not audible. Maishu, am I audible to all? Yes, sir, I'm audible. चलिए, audible है. चलिए, ठीक है. So, as I was discussing that we all are here together to discuss on that how GATE and ESC can be cleared in the first attempt. So before starting the session को start करने से पहले I'll give a brief about myself. As almost everybody of you know, I'm Jaspal Singh. I have myself cleared both of these examinations in 2011, ESC and GATE with the respective ranks of AIR 04 and AIR 06. After that, I have cleared several state services examination and PSU examination also. So, yeah, it is only for civil aspirants. So, we'll discuss in general, but being a civil engineer, focus will be more on civil. So, one of the query was it is only for civil. So, in general, we'll be discussing, but it will be more concentrated on the civil aspects. So, being cleared both the examination, I think my experience will be helpful for you to clear GATE and ESC. तो क्योंकि खुद ये एग्जाम निकाले हुए मैंने दोनों, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए भी गेट और ESC पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, सो दैट यू आर एबल टू क्लियर बोथ द एग्जामिनेशंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो सिंस आई वाज इन योर सेम सिचुएशन, जिन सिचुएशन में आप अभी हो, जिस स्टेज में आप अभी हो, वो सारी स्टेजेस मेरे साथ भी थी, मैंने उनको क्रॉस किया हुआ है. सो आई नो द हर्डल्स व्हिच आर देयर इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. I know the solutions also. I know the difficulties also which you may face while clearing this examination. क्या difficulty आएंगी, क्या problems आएंगी, उनको कैसे clear करें, तो वो सारी चीजें हम share करेंगे ताकि आपको help मिले इन दोनों exam को clear करने में in the first attempt itself, ताकि आप इसको पहले attempt में clear कर पाएं. So our topic for today's session is to crack GATE and ESC in the first attempt. Now, before starting the session को start करने से पहले एक information share कर देता हूँ. Presently, जहां पर मैं हूँ वहां पे thunderstorm है. So, chances हैं कि बीच में ही session बंद हो जाए. तो अगर ऐसा होता है, I wish नहीं हो, session पूरा चले, जितने टाइम के लिए इसको डिजाइन किया है. पर अगर session बीच में बंद हो जाता है तो we'll plan the same session after few days. तो ये information मेरे को आपको देनी थी. Presently, जहां पर मैं हूँ वहां पर अभी थंडरस्टॉर्म चल रही है. सो मैंने मैनेज किया है किसी भी तरीके से सेटअप को, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने टाइम तक ये चलता है. बट आई विश कि 1 घंटे तक हम डिस्कशन कर पाए इस पूरे टॉपिक के ऊपर. सो क्योंकि इस पॉइंट को मैंने शुरू में ही या कुछ दिनों पहले से ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास. देयर आर सेवरल क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मी कि गेट और ESC को क्लियर करने में इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमें आप गाइड कर दीजिए. तो वो सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपके भी होंगे. दीज डाउट्स, दीज प्रॉब्लम्स माइट बी फेस्ड बाय यू. तो एक एक करके मैं इन सारी चीजों को क्लियर करता हुआ जाऊंगा. एट द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन खत्म हो जाएगा, जब मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा, वील हैव 1-to-1 डिस्कशन ऑल्सो. तो अगर इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी या इन क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, इफ देयर आर सर्टेन अदर क्वेश्चंस इन योर माइंड,
Then at the end of the session for 15 to 20 minutes we can have one-to-one discussion. तो उसके बाद हम one-to-one discussion भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट आई ट्राई टू कंप्लीट माय पार्ट. मेरे को जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, पहले मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ. एट द एंड ऑफ द सेशन आई टेक योर क्वेश्चंस आल्सो. उसके बाद मैं आपके डाउट्स भी कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, सबसे पहला जो सवाल किसी भी एस्पिरेंट के माइंड में आता है कि सर व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. इतना टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए. आई एम टीचिंग ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स. 12 साल से ऊपर हो गए मेरे को ईएस और गेट के लिए गाइड करते हुए बच्चों को. एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट के माइंड में होती है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि हाँ सर हम प्रिपेयर कैसे करें. सर आपने कैसे प्रिपेयर किया था एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो इफ आई टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के 3 या 4 कंपोनेंट है. देयर आर 3 और 4 कंपोनेंट्स जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए. So you have to take proper care of all these points that I'll be discussing in detail before starting your preparation. अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, the first point which is to be taken proper care is awareness. आपको अवेयरनेस रखनी है अपने एग्जाम के बारे में. You should be aware about the exam which you are giving. आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस लेवल का, किस टाइप का एग्जाम दे रहे हो. तो क्योंकि अभी हमारी डिस्कशन गेट और ईएसी की है, मैं इसको कंस्ट्रेन कर रहा हूं गेट और ईएसी पे. तो यू शुड नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस गेट एंड ईएसी एग्जामिनेशन. जैसे अगर मैं एक ब्रीफ दूं, गेट एंड ईएसी बोथ एग्जामिनेशंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एग्जाम एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है. और क्योंकि दोनों एग्जाम एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, दोनों को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी भी डिफर करती है. स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर बोथ गेट एंड ईएसी डिफर फ्रॉम ईच अदर. अगर मैं दोनों को बाइफरगेट करूं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं इन दोनों एग्जामिनेशन के, ईएसी इज प्योरली अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम. ईएसी आपकी नॉलेज चेक करता है. नॉलेज चेक करता है मतलब अगर आप ईएसी का सिलेबस देखोगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग विल बी कवर्ड. चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आपकी पूरी इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर होता है ईएसी के अंदर. बट गेट में ऐसा नहीं है. इन गेट इट इज नॉट लाइक दिस. गेट में आपके सिलेबस में सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जो हायर स्टडीज में काम आते हैं. इसका मतलब वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं. तो इन ईएसी द सिलेबस विल बी कंपैरेटिवली मोर लेंथी होगा. इन गेट इट विल बी कंपैरेटिवली शॉर्टर, पर इट विल बी मोर लॉजिकल, मोर एप्टीट्यूड बेस्ड. तो दोनों का नेचर एक पॉइंट पे तो यहां पर वेरी कर जाता है. दूसरा, अगर आप पेपर देखोगे ईएसी और गेट का, ईएसी में आपको ज्यादा सवाल करने होते हैं कम टाइम में. मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व्ड इन लेसर ड्यूरेशन. अगर मैं अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया दूं, 120 क्वेश्चंस करने 120 मिनट्स में, तो अप्रोक्सीमेटली एक सवाल को करने का 1 मिनट ही है. बट इन केस ऑफ गेट आपको एक सवाल करने के लिए 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम मिलता है. यू हैव मोर देन 2.5 मिनट्स टू अटेम्प्ट अ सिंगल प्रॉब्लम. इसका मतलब ईएसी में आपको ज्यादा सवाल कम टाइम में करने हैं, गेट में आपको कम सवाल ज्यादा टाइम में करने हैं. तो नेचर जस्ट ऑपोजिट है दोनों का. नेचर ऑफ बोथ इज जस्ट ऑपोजिट. यहां पर प्री और मेंस इंटरव्यू भी है, यहां पर मेंस का कंसेप्ट नहीं है गेट में. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेंस इन द गेट. तो जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगे आपको गेट के अंदर, वो इतने डेप्थ होते हैं, उनमें इतनी डेप्थ होती है, इतना लॉजिक होता है, इट विल टेस्ट योर इंटायर नॉलेज. वो आपका पूरा नॉलेज टेस्ट कर देगा. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करोगे, आपको अपने एग्जाम के बारे में जानना है. यू शुड बी अवेयर अबाउट दी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विच यू आर गिविंग. और अभी हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वो दोनों कोविटेड एग्जाम्स हैं. मतलब दे आर डीम्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन टू बी क्रैक्ड. तो यू शुड नो और यू शुड बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विच यू आर गिविंग. तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डेडिकेशन. यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम. आपको अपनी डेडिकेशन दिखानी है अपने एम, अपने ड्रीम की तरफ, कि नहीं मुझे गेट और ईएससी क्लियर करना ही है. तो वो डेडिकेशन पहला और फोरमोस्ट पॉइंट बनता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए. यस, आई एम डेडिकेटेड टू क्लियर गेट एंड ईएससी. मेरे को स्टेट सर्विसेज में नहीं जाना, मुझे पीएसयू में नहीं जाना, मुझे सिर्फ ईएससी क्रैक करनी है, या मुझे सिर्फ गेट ही क्रैक करना है, या मुझे गेट और ईएससी दोनों क्रैक करने हैं. तो मेरे पास डेडिकेशन होनी चाहिए मेरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए. तो दूसरा पॉइंट ये बनता है डेडिकेशन. द थर्ड पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन इज नॉलेज. और उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे. दिस पॉइंट आई डिस्कस इन डिटेल
कि आपको उतनी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी जो एक एग्जाम को क्लियर करने में चाहिए. यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज इन ऑर्डर टू क्लियर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. तो पहले मैं एग्जाम की अवेयरनेस निकालूंगा. आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एग्जाम का नेचर क्या है. मेरे में डेडिकेशन होनी चाहिए उस एग्जाम को क्लियर करने की. मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. आई वॉन्ट दिस एग्जामिनेशन टू बी क्रैक्ड. थर्ड, I should be having sufficient knowledge to clear that examination. Fourth point of reference is sincerity. I should be sincere enough to follow my dedication. और यहां पर मोस्टली लोग लैग कर जाते हैं. शुरू में तो बहुत जोश होता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना है, हम बुक्स भी अरेंज कर लेते हैं, मटेरियल भी अरेंज कर लेते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, 4-5 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं. ये सब स्टार्टिंग में होता है. पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, ऐसी टाइम प्रोग्रेस, सिचुएशन पूरी चेंज हो चुकी होती है. द इंटायर सिचुएशन चेंजेस. कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सिंसियरिटी लेवल है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होना जाता है. इट रिड्यूसेस विद टाइम. तो हमें ये सिंसियरिटी लेवल बना के रखना है टिल द टाइम वी क्रैक द एग्जाम. जब तक मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, आई शुड बी सिंसियर टुवर्ड्स माई डेडिकेशन और टुवर्ड्स माई गोल. तो चौथा पॉइंट बनता है मेरी सिंसियरिटी. लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस विच बिकम्स टू क्लियर माई एग्जामिनेशन, जो मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इज टू नो द सिलेबस ऑफ माई एग्जामिनेशन. मुझे अपने एग्जाम जो क्लियर करने हैं उसका सिलेबस टिप्स पे पता होना चाहिए. आई शुड नो द इंटायर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सिलेबस. कहने का मतलब ये है, ना मेरा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होना चाहिए फालतू चीजों को पढ़ने के लिए. नाइदर माई टाइम शुड बी वेस्टेड टू कवर द टॉपिक्स विच आर आउट ऑफ द सिलेबस. ना मेरा कोई पॉइंट छूटना चाहिए. तो अगर मुझे सिलेबस नहीं पता होगा, दो चीजों का नुकसान होगा आपका. पहला, ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा सिलेबस को कवर नहीं कर पाओ. दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि जिन चीजों को आपको कवर नहीं करना था आप वो कवर कर लो. और ये मिस्टेक मैंने अपनी प्रिपरेशन में करी थी. दिस वॉज द मिस्टेक विच आई डिड इन माई प्रिपरेशन. और अगर मैं ये मिस्टेक नहीं करता तो शायद मेरी और भी अच्छी रैंक आ सकती थी. या मैं ये बोल सकता हूं, इट वॉज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन सिलेबस ध्यान में रख के नहीं करी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया. तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो. पर आपके पास उतना टाइम नहीं है अभी. यू डोंट हैव दैट मच ऑफ द टाइम टू इन्वेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस. तो इसीलिए आपको अपने एग्जाम का सिलेबस टिप्स भी पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है इतने एक्सटेंट तक और ये चीज मुझे नहीं करनी. तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ये 5 पॉइंट बनते हैं. पहला पॉइंट, अवेयरनेस आपके एग्जाम की, कि एग्जाम क्या डिमांड करता है आपसे. दूसरा पॉइंट, डेडिकेशन होनी चाहिए आप में. तीसरा पॉइंट, यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज टू क्लियर द एग्जामिनेशन. चौथा पॉइंट, आपको सिंसियर रहना है टुवर्ड्स योर गोल और ड्रीम टिल द टाइम यू अचीव इट, जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते. लास्ट पॉइंट बनता है कि मुझे पूरा सिलेबस एनालाइज करना है अपने एग्जाम का. मुझे कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, कोई चीज छोड़नी नहीं है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, विच इज बीइंग मेंशन्ड इन द सिलेबस. तो पहला पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है मेरे से कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो इसको मैंने इन 5 पॉइंट्स में सब डिवाइड कर रखा है. These are the 5 points in which I have subdivided that how to plan or how to project your strategy for preparation of GATE and ESE. So moving forward to the next problem is reference book for the preparation. तो ये भी एक बहुत कॉमन सा डाउट आता है मेरे पास कि सर रेफरेंस बुक क्या है प्रिपरेशन की. इसको मैं 2 अलग तरीके से डिस्कस करता हूं यहाँ पे कि आज जिस एज में आप तैयारी कर रहे हो वो एज ऐसी है कि जिसमें आपको रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. द एज इन विच यू आर प्रिपेयरिंग, मैंने प्रिपरेशन करी थी आज से 2011 की बात है, 9 साल पहले. तो 9 साल पहले तरीका कुछ और था, आज के टाइम पे तरीका कुछ और है. आप जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि आपको रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है आपके पास क्लास नोट्स होंगे अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं, तो आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होंगे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज होती हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं. तो आपके पास इतना मटेरियल अवेलेबल है दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम फॉर द रेफरेंस बुक. आपको रेफरेंस बुक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. हाँ, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले वी हैव टू गो थ्रू द रेफरेंस बुक्स, क्योंकि उस समय इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था हमें. बट आज के टाइम पे आई विल सजेस्ट कि डोंट वेस्ट योर टाइम टू गो फॉर दीज रेफरेंस बुक्स. तो एक मिथ है कि बिना रेफरेंस बुक के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता. Sufficient material, sufficient content is there available with you on different platforms which you can access and go for that. But still, if you require
सम बुक्स फॉर प्रिपरेशन, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने के लिए, कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप वही रेफरेंस बुक्स अडॉप्ट कर सकते हो जो आपने अपने एग्जाम या कॉलेज में यूज कर रखी है। यूज दोज रेफरेंस बुक्स दैट यू हैव अडॉप्टेड इन योर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मैं कोई एक्स्ट्रा बुक या अलग बुक परचेज करने के लिए या रेफर करने के लिए सजेस्ट करूंगा ही नहीं आपको। रीजन बीइंग दिस बुक्स विल कंज्यूम योर ह्यूज टाइम, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी इसके अंदर। और अगर आप रेफरेंस बुक ले भी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेफरेंस बुक के प्रीफेस से लेके लास्ट की ग्लॉसरी तक सब कुछ पढ़ोगे। आप टू दी पॉइंट वो टॉपिक पढ़ोगे जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए या कोई एम्बिग्विटी आपको रिमूव करनी हो। तो फॉर नाउ आई से यू डोंट रिक्वायर एनी रेफरेंस बुक, सफिशिएंट कंटेंट इज अवेलेबल। अगर फिर भी आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, अडॉप्ट दैट बुक विच यू हैव फॉलोड इन योर कॉलेज। उसके अलावा भी लेट सपोज आपने कॉलेज में भी फॉलो नहीं करी, इस कॉन्फ्रेंस के एंड में आप मेरे से पर्सनली बात कीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कुछ बुक्स, और बहुत ही सिंपल बुक्स होंगी जिसको आप फॉलो करके सिविल में गेट और ईएससी के लिए सफिशिएंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट मैंने आपका क्लियर किया है कि फॉलो द मटेरियल विच इज अवेलेबल विद यू, डोंट रन आफ्टर द रेफरेंस बुक्स to be adopted to clear the examination. Next is how to prioritize the subject during the course of the preparation. Again very important point, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपको अपने एग्जाम की अवेयरनेस होनी चाहिए। एग्जाम की अवेयरनेस और सिलेबस पता करने के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि मेरे को अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। फिर से इसके मैं दो तरीके से आपको आंसर बता रहा हूं। पहला, एक जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रायोरिटाइज करना होता, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता। पर अभी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो यहां पे आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बेस्ड होगी कि उस सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्जाम में कितना है। और ये आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि जब आप एग्जाम के एनालिसिस कर रहे थे, आपने उसका सिलेबस देखा था। सिलेबस देखने के बाद आपने ये एनालाइज किया था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स एक पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा निकल के आती है, आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इन गेट में 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज 70% से भी ज्यादा है, और उन 4 और 5 सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल सिलेबस में वो 40 to 45% ही है। जैसे मैं एग्जांपल लूं सॉइल मैकेनिक्स, जैसे एग्जांपल लूं एनवायरमेंट, जैसे एग्जांपल लूं सर्वे, जैसे एग्जांपल लूं ओपन चैनल फ्लो, जैसे एग्जांपल लूं हाईवे। इन 4-5 इंग्लिश इन योर ईएससी, मैथमेटिक्स इन योर गेट, तो इन 4-5 सब्जेक्ट का वेटेज इतना ज्यादा निकल के आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। और अगर आप इनका सिलेबस देखोगे, इनका सिलेबस टोटल का सिर्फ 40 to 45% होगा। तो ये सब्जेक्ट्स मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। दैट आई विल बी कवरिंग सॉइल मैकेनिक्स, आई विल बी कवरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आई विल बी कवरिंग ओपन चैनल फ्लो, आई विल बी कवरिंग सर्वे, आई विल बी कवरिंग हाईवे इंजीनियरिंग, आई विल बी कवरिंग मैथमेटिक्स फॉर द गेट। मैं गेट के लिए इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि करने में टाइम कम लगेगा और आउटपुट मेरा ज्यादा निकल के आएगा। आउटपुट विल कम आउट टू बी मोर। फिर आपको यह भी एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का, इन विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। फिर आपको प्रायोरिटी इस बिहाफ पे भी देनी है कि कौन से सब्जेक्ट को करने में टाइम कितना लगता है, इन विच ऑफ द सब्जेक्ट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सर प्लीज टेल अस द सब्जेक्ट इन सीक्वेंस। तो शुभम मंडल ने एक ये क्वेश्चन कोट किया है कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बता दो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बताऊं गेट के बिहाफ पे, गेट के बिहाफ पे सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बनती है सॉइल मैकेनिक्स, मैक्सिमम वेटेज 15% से भी ज्यादा निकल के आता है, फॉलोड बाय एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फॉलोड बाय हाईवे, सर्वे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, देन ओपन चैनल फ्लो। इनका वेटेज बहुत ज्यादा है टेक्निकल में। नॉन टेक में जाओगे मैथमेटिक्स का तो वेटेज आपके टेक्निकल से भी ज्यादा निकल के आता है गेट में। तो जब आप गेट की प्रिपरेशन करोगे, अपने मैथ्स और एप्टीट्यूड को ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, प्रायोरिटी दोगे, देन योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स आल्सो। टेक्निकल की मैंने आपको ऑर्डर बता दी है। इन टेक्निकल आई हैव गिवन द ऑर्डर। फॉर आईएएस के लिए पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये बेस बनता है पूरे स्ट्रक्चर्स का। अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर्स, आरसीसी,
देन स्टील स्ट्रक्चर्स, ये तीनों के तीनों बेस्ड हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर। एंड इन पेपर वन बिल्डिंग मटेरियल्स आपको छोड़ना ही नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल आपके रैंक डिसाइड करा के ले जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पेपर वन का इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। गेट में वेटेज बहुत कम है तो मैंने उसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करी, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में बिल्डिंग मटेरियल इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर रैंक। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे बिल्डिंग मटेरियल का नाम तक नहीं होता था कहीं पे, पर एग्जाम में पूछा जाता था। आई हैव फोकस्ड ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रिपेयर्ड इट सॉलिडली, और मेरी रैंक डिसाइड करने में बिल्डिंग मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और 90 to 95% बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि ये तो थ्योरी है, क्या फर्क पड़ जाता है इससे। पर सारी स्टैंडर्ड थ्योरी है। अगर आपकी कमांड है बीएमसी के ऊपर, यू कैन स्कोर अ वेरी गुड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली। उसी तरीके से पेपर टू के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिंक्ड है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन पेपर टू। तो मैंने गेट के लिए नहीं बोली थी ये चीज आपको, पर ईएस के लिए मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से लिंक्ड है आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लिंक्ड है आपकी कुछ पोर्शन जियोटेक का, कुछ पोर्शन हाइड्रोलिक्स का और इरिगेशन का। तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पेपर वन का कोर था, वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स कोर बनता है पेपर टू का। तो ये दो सब्जेक्ट आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखने हैं। गेट के लिए फ्लूइड का पार्ट बहुत कम आता है, पर ओपन चैनल फ्लो बहुत ज्यादा आता है। तो शिवम कुमार एक डाउट किया इन्होंने यहाँ पे, फॉर गेट डोंट लीव ओपन चैनल फ्लो। कई बार तो ऐसा होता है कि ओपन चैनल फ्लो में क्वेश्चंस ज्यादा निकल के आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से, और जबकि ओपन चैनल फ्लो इज हार्डली 20 to 25% ऑफ द एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपको ये चीज सेग्रीगेट करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर। जैसे कुछ टॉपिक्स मेरे को और ध्यान आ रहे हैं। इन स्टील स्ट्रक्चर्स यू डोंट हैव टू लीव प्लास्टिक एनालिसिस। आपको प्लास्टिक एनालिसिस स्किप नहीं करना। एफएम में आपको ओपन चैनल फ्लो स्किप नहीं करना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्किप नहीं करना। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने एग्जाम की। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, न्यू टॉपिक्स विच आर एडेड, दैट इज टू बी कवर्ड। सिलेबस तो कवर करना ही है। शुरू में क्या बोला मैंने कि आपको सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए, ना सिलेबस से कम चीज पढ़ोगे आप, ना सिलेबस से ज्यादा चीज पढ़ोगे। तो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ईएससी में वो भी कवर करने हैं आपको, बट मैंने एक प्रायोरिटी बताई है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की। आई डिस्कस द प्रायोरिटी ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इट इज इजी टू ग्रैब सर। चलो क्वेश्चंस में लास्ट में लेता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन पॉपअप हो गए यहाँ पे। आई डिस्कस दीज डाउट्स इन द लास्ट। एक बार मैं जो मैक्सिमम लोगों के डाउट है वो क्लियर कर देता हूं इन क्वेश्चंस के फॉर्म में। हाउ इंपॉर्टेंट इज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ये बताता है कि हमारा एग्जाम हमसे क्या डिमांड करता है, कौन से सब्जेक्ट की वेटेज कितनी निकल के आती है, किस ट्रेंड में हमारे एग्जाम का पैटर्न फ्लो कर रहा है। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके बताता हूं जो आप बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है। अभी 2020 में पेंडेमिक आई हुई है। इस 2020 की पेंडेमिक को समझने के लिए हम पिछले 3 सेंचुरीज की पेंडेमिक को स्टडी कर रहे हैं कि 1720 में भी पेंडेमिक आया था, फिर 1820 में भी पेंडेमिक आया था, फिर 1920 में भी पेंडेमिक आया था। तो हमने पास्ट ईयर की पेंडेमिक को स्टडी किया प्रेजेंट पेंडेमिक को ओवरकम करने के लिए। सेम चीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए करेंगे। आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर स्टडी करने हैं एटलीस्ट 10 सालों के। मैं फिर से ये नहीं बोलूंगा 20 सालों पे जाओ, क्योंकि पैटर्न शिफ्ट होता जाता है, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए हैं, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप पिछले 10 सालों के सवाल हर उस एग्जाम के करोगे जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो गेट और ईएससी में पिछले 10 सालों के सवाल आपको करके जाने हैं। जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उसको सेपरेट आउट करना है। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, ट्रिकी हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड है, उसको आपको सेपरेट आउट करके जाना है, ताकि इस साल यानी जिस साल आप पेपर देने वाले हो उस साल आप उन सारे सवालों को लास्ट में दोबारा रिवाइज करके जाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन और ईएससी और गेट को क्लियर करने के लिए। तो कम से कम लास्ट 10 सालों के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनकी थ्योरी को रेफर करोगे और सेपरेटली मार्क करके जाओगे। क्लियर है सवाल?
The next of the problem which is being asked by the most of the students is how to set targets and deadline. हम टारगेट्स और डेडलाइन कैसे सेट करें? अभी किसी ने यहाँ पे लाइव चैट में भी मेरे को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लाइव चैट में भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था, अभी किसी का मैसेज आया ये कि सर हम सिंसियरिटी कैसे बना के रखें पूरे साल। अभी एक डाउट पूछा किसी ने और उसी के ऊपर ये प्रॉब्लम भी बेस्ड है, हाउ टू सेट टारगेट्स एंड डेडलाइंस। आपको अपने टारगेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, आपको अपने टारगेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो आपका टारगेट क्लियर है कि मेरे को गेट और ईएससी क्लियर करना है, ये तो मेरे माइंड में फिट है, पर इसको अचीव करने के लिए मेरे को अपने छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे टारगेट मतलब जैसे एग्जांपल, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, मैंने एग्जांपल लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिविल में भी है मैकेनिकल में भी है, तो मैंने अपना टारगेट बनाया मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर करना है सबसे पहले, इसकी वेटेज भी एनालिसिस कर ली मैंने। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर करने के लिए मैंने सब टारगेट्स बनाए, I have prepared the sub targets to cover the strength of material. Let us suppose 10 chapters are there in strength of material. 10 में से पहला चैप्टर मैं इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा, तो मैं अपनी टाइमलाइन सेट करूंगा। लेट अस सपोज एक हफ्ते में कंप्लीट करूंगा मैं पहला चैप्टर, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। अब उस एक हफ्ते को भी मैं डिवाइड कर दूंगा सब टारगेट्स के अंदर कि एक दिन में मैं इतने कंटेंट को कवर कर लूंगा, यानी पूरा शेड्यूल मेरे पास रेडी होना चाहिए। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने जाते हो उसकी प्री प्लानिंग 5 या 10 मिनट पहले हो जानी चाहिए कि आज मैं इतना कंटेंट कवर करूंगा, इस बुक में से कवर करूंगा या इस नोट्स में से कवर करूंगा या जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। आज अगर आप उतना नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, अगले दिन आप अपने टारगेट को फाइन ट्यून करोगे, आप उसको रिवाइज करोगे कि नहीं कल मैं इतना नहीं कर पाया था, मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है समझने में, तो अगले दिन मैंने उसको फाइन ट्यून किया। तो कहने का मतलब है आपके टारगेट और डेडलाइंस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं। मैं रोज के छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊंगा, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा स्टिपुलेटेड टाइम में, नहीं कंप्लीट होता है अपने बफर टाइम में कंप्लीट करूंगा, और जब मेरा ओवरऑल टारगेट फुलफिल हो जाएगा मैं अपने आप को बोनस भी प्रोवाइड करूंगा। आई विल गिव द बोनस टू माई सेल्फ ऑल्सो। तो लेट अस सपोज आपका सॉम कंप्लीट करना था आपको 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में, 4 हफ्तों बाद आप एक ब्रेक भी ले सकते हो उसके अंदर, यू कैन टेक अ पर्टिकुलर ब्रेक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो योर टारगेट शुड बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो, लॉन्ग टर्म ऑल्सो, और इन टारगेट की एनालिसिस को आप या 1 या 2 महीने बाद रिवाइज भी करोगे। दिस टारगेट और डेडलाइन विल बी रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 to 3 मंथ्स ऑल्सो। 2 से 3 महीने बाद मैं अपने टारगेट्स को दोबारा रिवाइज करूंगा कि ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो टारगेट्स के लिए आपको ध्यान रखना है, डेली टारगेट्स भी होंगे मेरे यानी शॉर्ट टर्म होंगे, और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट भी होगा, और दोनों को मैच करा के मैं अपने फाइनल जो एम है उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच कम्स इन द माइंड ऑफ मेनी एस्पिरेंट, हाउ मेनी आवर्स शुड एनी एस्पिरेंट स्टडी एवरी डे, इज ग्रुप स्टडी एडवाइजेबल। ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर कितने घंटे पढ़ना पड़ता है टॉप रैंक लाने के लिए, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर गेट एंड ईएससी। सर हम सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें, सर टेबल पे बैठ के पढ़ें कि हम सर बेड पे बैठ के पढ़ें, सर खिड़की में देख के पढ़ें, ये सारे डाउट्स आते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ा जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए कि गेट और ईएससी में टॉप रैंक निकल के आ जाए। अब ये जो सवाल है ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने 10 घंटे पढ़ा है, आप भी 10 घंटे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू टेल दिस। आपको ये ध्यान रखना है आप जितने भी घंटे पढ़ो, आपने जो पीछे टारगेट और डेडलाइन बना रखी है वो फुलफिल हो जाए, इसलिए मैंने पहले वो सवाल लिया है, बाद में ये सवाल लिया है। द नंबर ऑफ आवर्स टू बी स्टडीड इन अ पर्टिकुलर डे should be such you are able to cover your target और deadline। पर अगर एक एवरेज वैल्यू लेके चलूं गेट और ईएससी को क्लियर करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे डेली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months। 6 से 8 महीने तक आपको 5 से 6 घंटे डेडिकेटेडली इफेक्टिवली कॉन्सेंट्रेट करते हुए इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज के ऊपर टू क्लियर इट विद अ गुड रैंक। इस ग्रुप स्टडी एडवाइजेबल, अब फिर से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आई पर्सनली डोंट, मतलब मेरे को पसंद नहीं है ग्रुप स्टडी। हाँ, ग्रुप स्टडी आप कर सकते हो किन चीजों में, शॉर्ट नोट्स बनाने में। लेट अस सपोज मेरे पास 10 सब्जेक्ट है और मेरे को शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो आप ग्रुप में 3-3 या 2-2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो और फिर वो शॉर्ट नोट बना के आपस में एक्सचेंज कर लो। या जब आपके 2 या 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए हैं
तो आप ग्रुप में बैठ के उसकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं या मेजर कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर सकते हो। पर अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस समय इशू आ सकता है, क्योंकि जब हम ग्रुप में होते हैं वो कंसंट्रेशन बना के पहली बार पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो वंस योर प्रिपरेशन फॉर 2 to 3 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीट, जब 2 से लेके 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाए, आप एक ग्रुप में बैठ के 1 दिन 2 दिन उसकी जो टेक्निकल या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हो, या शॉर्ट नोट्स आप ग्रुप में बैठ के बना सकते हो। अब जरूरी नहीं ग्रुप आपका फिजिकल हो, आप ऑनलाइन ग्रुप्स भी बना सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे शेयर कर सकते हो। दैट ग्रुप इज ऑल्सो फिजिबल, और वो ग्रुप तो मैं एडवाइस करूंगा भी कि आप 4-5 ऐसे लाइक माइंडेड लोग हों जो आप प्रॉब्लम्स को शेयर करके एक दूसरे की नॉलेज को एनहेंस करो। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। आई विल गिव द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मैं सही इंसान नहीं हूं ये सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरे से पूछोगे, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे। आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड द नोट्स। मैंने रेफरेंस बुक से पढ़ा था, जैसे मैंने शुरू में बताया था। बट देयर इज अ स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो। मैंने या तो बुक से पढ़ा था या मैंने किसी और के नोट से पढ़ा था। बट आई पर्सनली फेल्ट कि मैं अगर नोट्स बनाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो, आप अपने नोट्स खुद बनाओगे, क्योंकि जब हम चीजों को खुद लिखते हैं वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है हमारे साथ। दे रिटेन फॉर मोर टाइम। इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि उन चीजों को या उन कंसेप्ट्स को रिकॉल करने का जो टाइम होगा आपका एग्जाम में, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे, कलर कोडिंग का ध्यान रखना, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उसके ऊपर या तो स्टार बना दो, या कुछ लोग बॉक्स बना देते हैं, या कुछ लोग हाईलाइट कर देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। और कोशिश कीजिए अपने नोट्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपकी फाइनल रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। एट द एंड जब आपको फाइनली रिवाइज करना होता है पूरा सिलेबस, सारे नोट्स को रिवाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। पर अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते, हम खुद के ऊपर ही प्रेशर ले लेते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द इंटायर सब्जेक्ट और इंटायर सिलेबस, तो उस समय आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आपको नोट्स बनाना है पढ़ते वक्त ही, इंपॉर्टेंट चीजों को स्टार मार्क करना है, फॉर्मूलास को स्टार मार्क करना है, या हाईलाइट करना है, या कलर कोडिंग देनी है। और कोशिश करनी है कि साथ में ही आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ, जो आपके प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में आपकी हेल्प करेंगे रिवीजन करने के अंदर। क्लियर ये डाउट? नेक्स्ट इज व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएससी। कैन वी प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईएससी साइमल्टेनियसली? यस, आपको गेट, ईएससी और हर एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। ये डाउट हर एक बच्चा लेके आता है मेरे साथ, और ये डाउट जब वो लाता है अपने दिमाग में एक बाउंड्री बनाता है कि मुझे गेट की प्रिपरेशन अलग करनी है, ईएससी की प्रिपरेशन अलग करनी है, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन अलग करनी है, पीएसयू की प्रिपरेशन अलग करनी है। तो मैं इस पॉइंट को बहुत कैटेगरिकली क्लियर कर रहा हूं कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो हर एग्जाम में सेम रहेंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर एग्जाम में सेम रहेंगे, आपके जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे। तो आपको अपने माइंड में बैरियर नहीं बनाना कि ये टॉपिक मैं गेट के लिए पढ़ रहा हूं या ईएससी के लिए पढ़ रहा हूं। ये टॉपिक आप अपनी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो, और ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैं हर एग्जाम में यूज कर सकता हूं। तो आप अपनी प्रिपरेशन गेट और ईएससी के लिए एक साथ करोगे। हाँ, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब थोड़ा सा डेविएशन आएगा, क्योंकि जो ईएस का प्री होता है वो पहले ही हो जाता है। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम मिलता है गेट के लिए। उस 1 महीने के टाइम में आप अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट करके गेट ओरिएंटेड कर सकते हो। पर इनिशियली आपके फंडामेंटल्स दोनों एग्जाम के लिए सेम प्रिपेयर होंगे। व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर गेट एंड ईएससी? द आइडियल टाइम इज जब आप 3rd ईयर में हो। 3rd ईयर में हमारे कॉलेज में भी ऐसे सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है उसको समझने की। सो आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईएससी इज टू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd ईयर इटसेल्फ। तो 4th ईयर तक आते आते आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो जाती है कि जब आप फाइनली एग्जाम लिखते हो 4th ईयर में, आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो एप्ट टाइम होता है एग्जाम को क्लियर करने का। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लेते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इससे आपके कैरियर में 1 या 2 साल का लैग भी दिखता है। उस 1 और 2 साल के लैग को
कंपनसेट करने के लिए बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का 3rd ईयर टू 4th ईयर। आपको तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो दोनों की एक साथ करनी है और 3rd ईयर से इसको आपने अपने ट्रैक पे ला देना है। The next of the problem which comes or which is being faced for the preparation of GATE and ESE, which exam should students be more focused on towards GATE और ESE? कौन से एग्जाम पे हम ज्यादा फोकस करें? अब फिर से ये डिपेंड करेगा आपकी प्रायोरिटी के ऊपर। ESE एग्जामिनेशन होता है फॉर द रिक्रूटमेंट्स ऑफ सेंट्रल सर्विसेज, तो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए ESE होता है। तो अगर आपका इंक्लिनेशन हार्ड कोर गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, इफ योर इंक्लिनेशन और ड्रीम इज टू एंटर इनटू हार्ड कोर इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आपको ESE की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है, अगर आपको PSUs में जाना है, तो आप गेट की प्रिपरेशन को भी चांस दे सकते हो, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कैरियर कहां पे देखते हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम से जो हमारे कैरियर का प्रोस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। अगर आपको हार्डकोर गवर्नमेंट सर्विस करनी है ESE, अगर आपको प्राइवेट जॉब या उस टेक्सचर की जॉब करनी है वेयर वर्क इज वेरी फास्ट, जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिले, जहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा मिले, तो आप गेट की तरफ इंक्लाइंड होंगे। देन यू विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द गेट, क्योंकि वहां से आपका रास्ता खुलेगा PSU का। From there the path of the PSU will start. सर ये बहुत हंसते हैं लोग जब बताओ कि इंजीनियर हो। एक ने अभी यहाँ पे मैसेज किया है, सर बहुत हंसते हैं लोग जब उनको बचाए कि इंजीनियर हैं। तो इसका जवाब आप उनके ऊपर हंस के दे सकते हो इन दोनों एग्जाम को क्लियर करके। रीजन बीइंग उनको ये नहीं पता कि जिन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो किस लेवल के हैं। दे आर नॉट नोन टू द फैक्ट that what level of preparation is required to clear GATE and ESE. मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसके, they are referred to be the toughest examination in India. तो GATE और ESE क्लियर करना एक बहुत ही मेजर चैलेंज होता है, और मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता जो इंजीनियर नहीं होते। इसीलिए वो हंसते हैं ये देख के कि हमारा टाइम बहुत इन्वेस्ट होता है इन एग्जामों को क्लियर करने में, पर एट द एंड व्हेन यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट भी उतना ही फ्रूटफुल होता है। द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वली फ्रूटफुल। सर इफ पॉसिबल प्लीज डिस्कस दी स्ट्रेटेजी फॉर UPPSC। लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं UPPSC के लिए भी डिस्कस करूंगा इसे। विच एग्जाम शुड, ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज इनफ, so is previous year questions and test series enough for practice while preparing for this exam, or should we go for more questions from textbook or some other source? अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज कर ली, आपको किसी और सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना किसी किताब की रिक्वायरमेंट है, ना किसी और सोर्स की रिक्वायरमेंट है सवालों को सॉल्व करने के लिए। पिछले 10 साल के सवाल, और अगर आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां से आपका मन करता है। रीजन बीइंग टेस्ट सीरीज का एम ये चेक करना ही है कि मेरे से सवाल सॉल्व होते नहीं होते। टेस्ट सीरीज का मैं आपको 4 बातों में डिटेल डिस्कशन बताऊंगा एम क्या होता है। तो जहां मर्जी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक चीज का बस ध्यान रखना, मेरी टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर सैंपल साइज बड़ा हो। तो ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज ऑफ योर विश, नो इशू, बट टेक प्रॉपर केयर कि वहां पर सैंपल साइज बहुत बड़ा हो, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा वहां पे, यानी जितने ज्यादा लोग उस टेस्ट को देंगे, उतना ही करेक्ट एनालिसिस आप अपने स्टैंडर्ड का कर पाओगे। बस एक चीज ये माइंड में आप रखिएगा कि उस टेस्ट सीरीज को देने वाले लोग बहुत ज्यादा होने चाहिए। बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में आगे भी एक सवाल है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के अलावा और कोई सोर्स फॉलो नहीं करोगे, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। What should be the revision strategy while giving these exams? How to revise and at how much interval? Again a very common problem. कि सर रिवीजन कैसे करें? सर मैंने सब्जेक्ट शुरू में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, 1 महीने तक सवाल भी बनाए थे। आज जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया तो पहला सब्जेक्ट मैं भूल गया। सर अब क्या करूं? सर अब रिवीजन कैसे करें? ये सारे डाउट कॉमन है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो रिवीजन कैसे करें? तो मेरा फिर से फोकस है, जितना टाइम आप नया सब्जेक्ट देने में नहीं पढ़ते हो या देते हो, उससे ज्यादा टाइम आप दोगे रिवीजन के अंदर। मोर टाइम इज टू बी गिवन फॉर द रिवीजन, लेस टाइम इज टू बी गिवन फॉर द न्यू टॉपिक। आप रेशो बांध सकते हो, लेट अस सपोज 45% 55%। 55% टाइम आपका रिवीजन में जाएगा, 45% टाइम आपका नए टॉपिक में जाएगा। अगर आपका नया टॉपिक नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता,
एक तो टाइम का भी ध्यान रखना है, ज्यादा टाइम रिवीजन में होगा। दूसरा, पहले मैं रिवीजन करूंगा, बाद में नया टॉपिक करूंगा। ऐसा मैंने क्यों बोला आपको? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि ह्यूमन माइंड इज वॉलेटाइल। हम सबका माइंड, ब्रेन वॉलेटाइल है। आप एक चीज पढ़ोगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते मैक्सिमम तक याद रख पाओगे। उसके बाद वो चीजें आपके माइंड से वेपराइज होने लग जाएंगी। बहुत कम चांसेस है कि 2-3 हफ्तों बाद आप उसको रिटेन कर पाओ। और इसको ट्राई करके देखना, या सबको पता भी होगा, फील कर चुके होगे, 2-3 हफ्ते बाद सब कुछ गायब हो चुका होता है। इसका एक ही तरीका है, कांस्टेंट रिवीजन। आपको कंटिन्यूअसली वो टॉपिक रिवाइज करना है। कैसे? स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, लेट सपोज आपने एफएम स्टार्ट करी, एफएम आपने कंप्लीट कर ली 3 हफ्ते में। पूरा टाइम आपने एफएम को दिया क्योंकि अभी आपका ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट उठाया आपने, लेट सपोज दूसरा सब्जेक्ट है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब आप 45% टाइम में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, 55% टाइम में रिवीजन करोगे एफएम की। यू विल रिवाइज योर फ्लूइड मैकेनिक्स, ये छूटेगा नहीं। और 45% टाइम में आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चलता जा रहा है। 3 हफ्ते में मेरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर खत्म हो गया। इन 3 वीक्स माई थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। अब जब मैं तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को 50% टाइम में रिवाइज करूंगा साइमल्टेनियसली। और मेरा तीसरा सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूअसली 45% टाइम में चलता रहेगा। इसका मतलब आपके रिवीजन वाले टॉपिक साइमल्टेनियसली ऐड होते जा रहे हैं इस टाइम के अंदर। ऐसा करने से जब आप अपने प्रिपरेशन के लास्ट में पहुंचोगे, यानी 6-7 महीने निकलने के बाद, आपने अपने ये सब्जेक्ट्स कम से कम 7 या 8 बार रिवाइज कर चुके होंगे। एंड यू कैन प्रैक्टिकली फील, आप इस चीज को प्रैक्टिकली फील कर सकते हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ब्लड में आ जाएंगे। तब इंस्टेंटली, जस्ट बाय लुकिंग एट दी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यू कैन गेट दी आंसर। आपकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप सवालों को देखते ही उनके जवाब इंस्टेंटली निकाल पाओगे। हाँ, ये चीज पेशेंस रिक्वायर करेगी। इट विल टेस्ट योर पेशेंस। आप खुद परेशान हो जाओगे कि नहीं, इस सब्जेक्ट को तो मैंने 4 बार पढ़ लिया है, अब मैं ड्रॉप कर देता हूं। आपको उसको ड्रॉप नहीं करना। आपको कंटिन्यूअसली उसकी रिवीजन पहले से लेके आखिरी दिन तक करनी है। तो the only thing which will make you clear the examination is this revision, and this was the one of the main factor in my preparation also. मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी इस चीज का खास ध्यान रखा था, क्योंकि शुरुआत के टाइम में मैं चीजों को भूल जाता था। आई यूज्ड टू फॉरगेट। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे मिला, आई हैव टू रिवाइज दी थिंग्स कंटिन्यूअसली। मुझे अपनी रिवीजन कंटिन्यूअस बना के रखनी पड़ी। The next of the problem which we face is at what time one should start giving the test series, after completion of one subject or after completing all the subjects, and how many test series should be sufficient. कितनी टेस्ट सीरीज सफिशिएंट होनी चाहिए? कितनी टेस्ट सीरीज सफिशिएंट होनी चाहिए? मेरे हिसाब से 1 या 2 टेस्ट सीरीज आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो किसी भी टेस्ट सीरीज को चूज करो, ध्यान देना है आपको। किसका ध्यान देना है? कि सैंपल साइज बड़ा हो। 1 या 2 टेस्ट सीरीज लोगे, आपका पर्पस फुलफिल। टेस्ट सीरीज कब देनी है? टेस्ट सीरीज आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद देनी है। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट पूरा होगा, आप टेस्ट देके एनालाइज करोगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, वेयर और प्रिपरेशन हैज रीच्ड। क्योंकि टेस्ट सीरीज देने के 4 रीजन होते हैं। पहला, आपके टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, आप उस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे एनालिसिस करोगे कि जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स मतलब फर्स्ट रैंक नहीं, जो ऊपर के 10 से 20 लड़के हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स और आपके मार्क्स पे डिफरेंस कितना है। तो आपको ये एनालिसिस करनी है, और वो जो डिफरेंस है उसको ब्रिज करने के लिए आपको कितना एफर्ट डालना है। दूसरा पर्पस टेस्ट सीरीज देने का इज टू एनालाइज वेयर आर योर मिस्टेक्स। जब आप टेस्ट देके वापस घर पे आते हो, उसके सॉल्यूशंस को देखते हो, आपको ये एनालाइज करना है कि जो सवाल मेरे गलत हुए हैं वो कंसेप्ट की वजह से गलत हुए हैं या सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए हैं, या कितने सवाल में नहीं कर पाया। जो सवाल में नहीं कर पाया वो टाइम कम होने की वजह से नहीं कर पाया, या मेरे को कंसेप्ट नहीं आता था इसलिए नहीं कर पाया। इस चीज को एनालाइज करने के बाद जो सवाल छूट गए, मैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करूंगा। दोबारा अटेम्प्ट करने के बाद अगर तब भी चीज समझ में नहीं आती, मैं उसकी थ्योरी रेफर करूंगा। कहने का मतलब है, टेस्ट सीरीज देने का पर्पस है वैल्यू एडिशन। आपको अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है। आपको गेज करना है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, उस एनवायरमेंट में बैठते हो, आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्स करता है उस प्रेशराइज्ड कंडीशन के अंदर। तो ये बेसिक पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का। मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट देके आते हैं, अपनी रैंक देखते हैं या अपने मार्क्स देते हैं और काम खत्म हो जाता है। ये एम नहीं है टेस्ट सीरीज का। द पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज इज टू ओवरकम योर शॉर्टकमिंग्स।
आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करना है। तो आपको हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट देना है। 1 से 2 टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है, 1 to 2 टेस्ट सीरीज आर सफिशिएंट, और टू बी मोर प्रिसाइज, मोर देन सफिशिएंट। हाउ डू वी ओवरकम दी सिली मिस्टेक्स? पंकज, अभी आपको ये बताया, एक ही तरीका है सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करने का। जब आप टेस्ट सीरीज दे के आओ, आपने जब एनालिसिस कर ली कि मेरे सवाल तो किस वजह से गलत हुए, कंसेप्ट आता था पर मैंने सिली मिस्टेक्स करी, तो अब मेरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इन मिस्टेक्स के ऊपर कि मैं यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती कर रहा हूं, या मैं जब वैल्यूज पढ़ता हूं सवाल में से वो वैल्यूज गलत नोट कर लेता हूं। तो अगली बार जब मैं वापस टेस्ट देने जाऊंगा, मेरे माइंड में ये चीज पहले से ही एम्फसाइज होगी कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप टेस्ट देने के बाद इस चीज को एनालाइज करोगे खुद। What advice will you give to the student who are preparing these exams by self study? जो सेल्फ स्टडी से एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये तो मेरा ही एग्जाम्पल है, आई हैव प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ स्टडी ओनली। तो जो गलती मैंने करी थी वो मत करना कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसीलिए अपने जो प्रिपरेशन है अपने सिलेबस के अराउंड ही कन्फाइंड रखना है। यू डोंट हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। You have to study smartly as per the requirement of your examination. तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नोट्स अपने खुद के बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 10 सालों के, कोई सी भी 1 या 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसके बाद एनालिसिस करो। मोर ओवर जितनी भी प्रिपरेशन है कन्फाइंड हो आपके सिलेबस के अंदर ही। द नेक्स्ट इज ईएससी मेंस इज मोर लाइकली कॉलेज एग्जाम। बिल्कुल सही बात है, आपका जो ईएससी मेन होता है कॉलेज एग्जाम की तरह होता है। सर आपकी प्लेसमेंट हुई थी पैक में, फिर आपने चलेगा सवाल ही। हाँ मेरी प्लेसमेंट हुई थी पैक में, मेरे ख्याल से मेरी 3 प्लेसमेंट हुई थी पैक में। 3 प्लेसमेंट्स वर देयर इन दी पैक। मैंने उनको ज्वाइन भी किया था, और ज्वाइन करने के बाद मैं वहां काम करते करते ही ईएससी के लिए प्रिपेयर किया था। तो जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था 2009 में, मैंने ईएस क्लियर किया था 2011 में, तो 2 साल तक मैं जॉब में ही था और उसके साथ रह के मैंने प्रिपरेशन करी थी। कैन बी प्रिपेयर बाय अवरसेल्फ फॉर गेट? बिल्कुल आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो गेट के लिए। मैंने बताया मैं लाइव एग्जांपल हूं, खुद प्रिपरेशन करके भी रैंक लाई जा सकती है। सर अगर 2-3 ईयर का गैप हो गया है टेक्निकल पढ़ते हुए तो क्या किया जाए? अगर 2-3 साल का गैप हो गया टेक्निकल पढ़ते हुए तो क्या हो जाए? तो जिसने भी ये सवाल पूछा, मैं नाम ध्यान नहीं दे पाया, मुझे ये बताओ कि आप बोलो कि टेक्निकल पढ़े हुए 2-3 साल का गैप हो गया, मैं भी एक इंजीनियर हूं, आप भी एक इंजीनियर हो, तो हम 4 साल में कौन सा पढ़ लेते हैं इंजीनियरिंग के अंदर? मैंने भी कोई 4 साल में इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा था। तो 4 साल के गैप के बाद भी जब हम पढ़ने बैठे तब भी तो क्लियर कर लिया। तो आपके 2-3 साल का गैप कुछ मैटर नहीं करता, बहुत ही आसान है हमारी इंजीनियरिंग, सारी फैक्ट्स हैं। अगर आप सिंसियरली उनको पढ़ने बैठोगे 2-3 साल के गैप के बाद भी आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू गेट a concept clarity while self preparing, or how to tackle the difficult concept if you face any difficulty in that। चलिए, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसेप्ट की क्लैरिटी कैसे आएगी? देखो इसका सबसे आसान तरीका तो है कि कोई आपको बता दे, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, पर क्योंकि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा। The major hurdle to understand the practical concept is lack of visualization। जो मेजर हर्डल आता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए कि हम माइंड में सोच नहीं पाते। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, आज के टाइम पे तो रिसोर्स अवेलेबल है, उस कंसेप्ट का एक बार विजुअलाइजेशन ऑनलाइन निकाल लो। तो गूगल पे वो टॉपिक डालो, उसका वीडियो या उसकी पिक्चर देखो, वो चीज आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। और मैं इसके ऊपर एम्फेसिस क्यों देता हूं इतना, जब मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था, एज आई डिस्कस, आई वॉज इन जॉब, तो मेरे सामने सारी चीजें होती थी, तो मैं उनको देख पाता था, और जब मैं उनको देख पाता था ज्यादा अच्छी तरीके से समझ के रिलेट भी कर पाता था। आपके पास वो शॉर्टकमिंग है, हो सकता है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं देख पा रहे हो, आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, या अभी कॉलेज में हो, या आपकी जॉब नहीं लगी, तो इसका सबसे आसान तरीका है उसकी विजुअलाइजेशन निकाल लो। एक बार अगर आप उस चीज को देख लोगे, दैट कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड इन मच बेटर वे। सर कॉलेज के साथ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन दी स्टडी, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एवरी टाइम, इसको मैंने पीछे क्वेश्चन में कवर भी किया था। जब आप अपने पूरे टारगेट को डिवाइड कर दोगे सब टारगेट्स के अंदर, जब आप सब टारगेट्स अचीव करते जाओगे, वो आपका मोटिवेशन का एक फैक्टर बनता जाएगा।
इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी बताए थे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी बताए थे, और ये भी बोला था कि जब आपका शॉर्ट टर्म टारगेट फुलफिल हो जाए आप अपने आप को वहां पे बोनस दे सकते हो. तो टू स्टे मोटिवेटेड, क्रिएट दी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑल्सो. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट शुड दी स्टूडेंट्स डू हु आर प्रिपेयरिंग. ये जो प्रॉब्लम्स हैं होल्ड नहीं कर सकते, बहुत फास्ट स्किप होती जा रही हैं. सर 4 साल की प्रिपरेशन के बाद ना निकला हो एग्जाम, फिर क्या करें. 4 साल की प्रिपरेशन के बाद एग्जाम नहीं निकले तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और चीज की तैयारी करेंगे, सिर्फ गेट ईएसई नहीं होता. इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि पहले साल ही आपको एनालाइज कर लेना है कि किसी भी एग्जाम की डिमांड क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट एग्जाम, और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. तो अगर 4 साल बाद भी अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, आप अपना किसी और जगह ट्राई कर सकते हैं, किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हैं. सिर्फ गेट और ईएसई ही नहीं है इंजीनियर के लिए, देयर आर सेवरल अदर एस्पेक्ट्स इन विच वी कैन प्रॉस्पर. So stop thinking about GATE and ESE and move on with some other prospects. What should the student do? Sir, doing MTech in transportation from best NITs is better than MTech in structures from medium. MTech transportation from best NITs is better than MTech from structure. I'll prefer structure from any medium college. Reason being, structures का scope हमारी कंट्री में हमेशा बना रहेगा. We are in developing phase, तो स्ट्रक्चर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी irrespective of your college. हाँ, अगर आप किसी अच्छे एनआईटी से प्रिपरेशन करते हो सकता है आपकी पहली प्लेसमेंट हो जाए ट्रांसपोर्टेशन में, पर उसके बाद आगे ग्रो करने का स्कोप कम हो जाता है. पर अगर मैंने स्ट्रक्चर्स कर रखी है किसी मीडियम कॉलेज से भी, भले ही मेरी इनिशियल प्लेसमेंट लगने में टाइम ज्यादा लग जाए, पर फ्यूचर में हमेशा मेरे पास स्कोप होगा ग्रो करने का. सो पर्सनली आई विल प्रेफर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम सम मीडियम कॉलेज इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सम गुड रेप्यूटेड एनआईटी. सर अगर 2-3 व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन. Sir, what to revise means like, do we have to practice numerical or just revise theory? While revision, you have to do emphasis on only important points. Notes बनाते हुए बताया था आपको major points highlight करने हैं. तो जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ उन्हीं मेजर पॉइंट्स को रिवाइज करोगे. यू विल रिवाइज दोस मेजर पॉइंट्स ओनली. आपको पूरी चीजें रिवाइज नहीं करनी है. और अभी डिस्कस किया, जब एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा आप दोबारा टेस्ट दोगे, तो जो आपने रिवीजन किया उसका टेस्ट भी आप देके ये चीज गेज करोगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है. How many subjects do we prepare simultaneously? आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा सकते हो. एक थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट जो भारी हो, एक थोड़ा लाइट सब्जेक्ट, कि अगर कभी मूड नहीं किया आपका पढ़ने का तो आप लाइट सब्जेक्ट को ओवरकम कर जाओ. तो आप आइडियली 2 सब्जेक्ट ले सकते हो पढ़ने के लिए, एक थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक थोड़ा लाइट सब्जेक्ट. सर हाउ टू इंप्रूव. सर इफ somebody prepared for SSC, JEE, UPPSC, AE, सर सीट. आपके डाउट्स इतनी जल्दी स्क्रॉल हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रीड देम आल्सो. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स? द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स इज व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स इटसेल्फ. क्योंकि उस समय तो नोट्स बना ही रहे हो, साथ में एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है. तो एक छोटी सी लाइन को तो हम शॉर्ट नोट बोल देते हैं. आपने पूरे नोट्स बना रहे हैं, जब आपने एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को उठा के साइड में एक बार और लिख दो, तो आपके टाइम की वेस्टेज बहुत कम होगी. तो शॉर्ट नोट तभी बनेंगे जब आपके मेन नोट्स बन रहे हैं. हाय कुशाल. सर हाउ टू इम्प्रूव द रैंक. अगर आपकी 50 में रैंक आई है, आपको इसको इम्प्रूव करना है. अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है, 50 तक रैंक ले आए, इसके मतलब आपके फंडामेंटल्स तो क्लियर है. इससे ऊपर जाने के लिए आपको वो टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे जो कन्वेंशनली कहीं कवर नहीं होते. अब मैं क्यों बता रहा हूं स्पेसिफिकली, कि हम कभी भी सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाते. 90% कर पाते हैं, 10% छूट जाते हैं. तो अगर आपकी 50 तक रैंक आ गई है, इसको और स्ट्रेच करने के लिए आपको वो 10% टॉपिक भी कवर करने पड़ेंगे. सर लेट मी टेक द डाउट्स. अनुराग हियर. व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर बोथ यूपीपीएससी एंड गेट? व्हाट इज द बेस्ट बुक? कुशाल दवे, आप थ्योरी बुक पूछ रहे हैं या एग्जामिनेशन के लिए कोई क्वेश्चन बुक पूछ रहे हैं? एक बार इसको स्पेसिफाई कीजिए, फिर मैं फिर से आपके डाउट को बताता हूं. सर प्लीज सजेस्ट BTech student lack of concept of basic subject and how the student can clear any competitive examination. अंकित राव, अगर आप BTech स्टूडेंट हो और बेसिक कंसेप्ट को लैक कर रहे हो, विच आई नो ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन में, कि कॉलेजेस में वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है. तो इसका देखो, आज के टाइम पे आपको तो सबसे आसान तरीका है, या तो आप कहीं
गाइडेंस ले सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं गाइडेंस लेने के, आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका बहुत लंबा है, पेनफुल है, आपको खुद ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो जो मैंने अडॉप्ट किया था कि मेरे को ये चीजें खुद ही सीखनी पड़ी, तो टाइम बहुत लग गया, पर आपके पास इसका शॉर्टकट है। आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो इन कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सर हाउ टू, नेक्स्ट डाउट क्या है, व्हाट द नेक्स्ट डाउट? सर कैन स्टेट पीएससी भी इसी टाइप से पढ़े? बिल्कुल सही, आप स्टेट पीएससी भी इसी टाइप से पढ़ोगे। तो ये कोई स्पेसिफिकली गेट ईएस के लिए नहीं है, मैंने सारे पॉइंट्स जनरल बताए हैं, पर क्योंकि मेजर डाउट गेट ईएससी के आते हैं इसलिए मैंने फोकस गेट ईएससी के ऊपर रखा है। पर ये स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने की। टू क्लियर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर बहुत से सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल नॉन टेक को मिलाकर कैसे मैनेज करें सबको? लास्ट ओनली 7 months लेफ्ट फॉर एसी। 7 months आर ह्यूज। यहाँ पे यूजर नेम नहीं लिखा हुआ। 7 महीने बहुत होते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो 7 months आर ह्यूज टू क्लियर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपके पास सफिशिएंट टाइम है तैयारी करके, रिवीजन करके उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये चीज आपने बस अपने माइंड में स्टोर कर रखी है कि 7 महीने कम टाइम होता है। देयर इज अ ह्यूज टाइम टू कवर दिस एग्जामिनेशन। सो आई थिंक टाइम फॉर टुडे सेशन इज ओवर। टाइम ओवर हो गया। सर माय मार्क्स इन गेट इज 42, हाउ टू गो अबव 85? आपको अपने मार्क्स डबल करने हैं, आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने अभी डिस्कस करी। तो आपको जस्ट डबल करनी है अपनी परफॉर्मेंस को। यू हैव टू फॉलो दी स्ट्रेटेजी विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्या है? सर आई हैव जॉइंड अ लेवल जेई लेवल जॉब। सर हाउ टू, इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। इंटरव्यू के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 टेक्निकल सब्जेक्ट ही ध्यान में रखने पड़ते हैं। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएं, टेक प्रॉपर केयर कि जिस जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर उन डिपार्टमेंट से लिंक्ड ही सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर करके जाएं। जैसे एग्जांपल पीडब्ल्यूडी है, अब पीडब्ल्यूडी है तो आपको आरसीसी प्रिपेयर करके जाना है, सॉइल प्रिपेयर करके जाना है, हाईवे प्रिपेयर करके जाना है, ये इसी से लिंक्ड है। इरिगेशन है तो आपको अपना इरिगेशन हाइड्रोलॉजी प्रिपेयर करके जानी है। तो एज पर द टाइप ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विच यू आर गिविंग द इंटरव्यू, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करके जाने हैं वहां पे। तो इंटरव्यू का तो बेसिक फंडा होता है 2 और 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड लेके आओ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हाउ टू मेक द बैलेंस? आपके डाउट इतनी जल्दी स्क्रॉल होते हैं, आई एम नॉट एबल टू सी द डाउट्स आल्सो। सर गेट रैंक कम होने पर कुछ प्राइवेट में फायदा होता है क्या? गेट से प्राइवेट में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। यू विल नॉट बी हैविंग एनी एडवांटेज इन प्राइवेट। उसमें पीएसयूज में आपको बेनिफिट मिल सकता है। यू कैन डिराइव दी बेनिफिट इन पीएसयू और यू कैन डिराइव दी बेनिफिट इन गेटिंग सम गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बाद आप प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर विच यू कैन अप्लाई फॉर द प्राइवेट कंपनीज। क्वेश्चन बुक फॉर यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के लिए डाउट बहुत पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन बुक कौन से करें। मैंने बताया कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता होगी आपके पास या खुरमी होगी। तो आज के टाइम पे यही 2 बुक्स हैं जो इस लेवल के एग्जामिनेशन को कैटर करती हैं। तो रेफर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीपीएससी एंड गो फॉर सम स्टैंडर्ड बुक लाइक गुप्ता एंड खुरमी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट मैंने अभी डिस्कस भी किया है सेशन में, छोटे छोटे टारगेट्स बना के। बाय प्रिपेयरिंग दी स्मॉल टारगेट्स यू हैव टू मैनेज योर टाइम। I'm not able to see your doubts. Sir, source of study. Sir, source of study मैंने डिस्कस भी किया। Source of study can be your classroom notes. Source of study can be your self-made notes. Source of study will be your previous year question papers. Source of study will be your test series. इसके अलावा अगर टाइम बच जाता है तो आप किसी रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। You can follow some reference book also. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, next problem is, sir my marks in gate is 47, what should I do next? अगर आपके 47 मार्क्स हैं गेट में और आप सिविल से हैं, आप किसी एनआईटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट सम एनआईटी और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन सम एनआईटी क्योंकि एमटेक में इतना लोड नहीं होता, आप एमटेक करते करते भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। यू कैन कंटिन्यू प्रिपरेशन बाय डूइंग योर डिग्री। इससे 2 बेनिफिट है, एक डिग्री होती रहेगी आपकी, बैकअप रहेगा,
और साथ में आप तैयारी को एम्पल टाइम भी दे पाओगे, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपका ईयर ड्रॉप हो गया। तो अगर आपके 47 मार्क्स हैं, यू गो फॉर एमटेक एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सर ज्यादा टाइम पढ़ते हैं आउटपुट नहीं निकलता, ज्यादा टाइम पढ़ते हैं पर आउटपुट नहीं निकलता, यानी कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने आपको बताया था एक चीज का कमी है, डेडिकेशन की। शुरू में 4 स्टेप बताए थे आपको, अवेयरनेस, डेडिकेशन, नॉलेज एंड सिंसियरिटी। तो इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड योर गोल तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बन जाती है वहां पे, ऑटोमेटिकली दी कॉन्सेंट्रेशन कम्स आउट। सर प्रिपरेशन, सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करें प्रिपरेशन के लिए? रवजीत सिंह, फिर से मैंने अभी आपको बताया लाइव एग्जांपल है, मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया था। तो आई नो इट इज वेरी हार्ड टू प्रिपेयर अलोंग विद द जॉब, पर आपको अपना टाइम चुराना पड़ेगा। यू हैव टू स्टील द टाइम फॉर योर स्टडीज। आपको अपना टाइम, मुझे नहीं पता आप किस टाइप की जॉब में हो या कितना टाइम आपको मिलता है, बट आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप जॉब के साथ करो, घर आने के बाद पढ़ो, but sufficient time is to be gathered by you for the preparation of your competitive examinations। और ये फिजिबल है, आपको भी लग रहा है क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो। जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ जाओगे, जॉब के साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर अलॉन्ग विद द जॉब ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पीएससी। हाँ, स्टेट पीएससी की भी तैयारी ऐसे ही होती है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। सर डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल द डेरिवेशंस फॉर गेट और जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट? गेट में रिजल्ट से आपका काम चल जाएगा, जस्ट फ्रॉम द रिजल्ट योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, पर उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। तो वो डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, ही विल नॉट आस्क डेरिवेशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट से प्रॉब्लम बन जाएगी, पर उस डेरिवेशन में जो कंसेप्ट लगा हुआ है उसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। सर ऑल्सो डिस्कस कट ऑफ मार्क इन गेट एंड पीएसयू। कट ऑफ मार्क हम डिस्कस कर लेंगे, आप या तो सेपरेटली पूछ रहे हैं मुझसे निकिता, क्योंकि अभी तो टाइम है ही नहीं कट ऑफ मार्क डिस्कस करने के लिए। मैं आपको पास्ट ईयर की जो कट ऑफ मार्क है गेट और ईएससी की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूंगा। आई शेयर दी कट ऑफ मार्क्स फॉर गेट एंड पीएसयू ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आप वहां से देख सकते हैं। सर सॉम भी आता है गेट में? हाँ सॉम भी आता है गेट में, पर वेटेज थोड़ी कम रहती है। सॉम भी आता है बट दी वेटेज इज कंपैरेटिवली लेस। न्यूमेरिकल्स में बहुत डिफिकल्टी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन न्यू क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। रोहित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम पीछे से सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसी दी सॉल्यूशंस व्हिच आर गिवन देयर। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा तो नए साल का क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, उसमें कोई इशू नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन, इट मींस देयर इज अ इशू इन द बेसिक कांसेप्ट इन्वॉल्व्ड, तो आपको उसकी थ्योरी दोबारा से पढ़नी है रोहित। अगेन यू हैव टू रीड द थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हाउ टू रिटेन वास्ट कंटेंट ऑफ ईएससी? रोहित, ओनली सॉल्यूशन इज रिवीजन। अभी मैंने डिस्कस भी किया, भूल जाते हैं सब, एक ही सॉल्यूशन है इसका, रिवीजन। आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करना पड़ेगा सारी चीजों का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ प्रीवियस पेपर, ओनली 1 अटेम्प्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रीवियस पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स है उसको सेग्रीगेट आउट कर लिया, बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को दोबारा देखना है, सारी प्रॉब्लम्स को दोबारा नहीं देखना, इतना टाइम नहीं होता है बार बार करने के लिए। सर प्लीज सजेस्ट हाउ टू सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर फॉर पेपर 1 इन ईएससी एज द टाइम इज वेरी लिमिटेड फॉर ईच क्वेश्चन। निकिता, पहले तो जब आपको पेपर मिलेगा आपको एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं है, अटेम्प्ट नहीं करना है, इन विच देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड। जो टाइम बच जाता है उसमें आप वो सवाल अटेम्प्ट करोगे जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि कैलकुलेशन की स्पीड पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो आपको अवॉइड करना है उन क्वेश्चंस को जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। गो फॉर थ्योरी क्वेश्चंस इन विच नो कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं हो। नेक्स्ट, एसएससी जेई में स्ट्रेटेजी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। रिलायबल सोर्स ऑफ रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर। दिनेश, रिलायबल सोर्स तो मैं बता नहीं सकता आपको। हाँ ये है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो कंसर्न फैकल्टी से, या तो मुझे भेज के या किसी और को भेज के आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कहां पर आपको एरर है प्रॉब्लम में या कहां पर एरर नहीं है। पर अगर आपको डाउट लग रहा है किसी प्रॉब्लम में, उसको हाथों हाथ क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई दैट प्रॉब्लम इंस्टेंटली। नेक्स्ट, sir, it is easy to grab rank under 100 in GATE because I am getting around. Yeah, it is very easy to grab the rank under 100, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई
कि टेस्ट देने के बाद आपको कैसे उसको ओवरकम करना है, हाउ टू ओवरकम योर शॉर्टकमिंग्स आफ्टर गिविंग द टेस्ट. नेक्स्ट, सर मैं अच्छे से प्रिपरेशन भी करता हूं बट एग्जाम हॉल में जाकर मेरा माइंड क्लोज हो जाता है. सर हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ललित कुमार, अभी डिस्कस किया मैंने, टेस्ट सीरीज देने का पर्पस ये होता है कि आप गेज कर पाओ कि आप टेस्ट के सिनेरियो में या प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो. जब आप नंबर ऑफ टेस्ट दोगे उसी सिचुएशन में जाके, आपका जो फोबिया है, टेस्ट का जो डर है, वो अपने आप निकल जाएगा. तो आपके इस डर को ओवरकम करने का बहुत ही आसान तरीका है, जितने ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट दो आप. और आपके टेस्ट देने का एम क्या होगा, आपको टेस्ट का डर दूर भगाना है. यू हैव टू मेक द फियर ऑफ दिस टेस्ट गो अवे फ्रॉम यू. नेक्स्ट डाउट है, सर if somebody prepared for SSC, JEE, UPPSC, AE and some other exam but he want to prepare for GATE exam, how he start please. इन सारे एग्जामों में बस फर्क सवालों का ही तो है. अभी मैंने डिस्कस किया SSC, JEE, UPPSC, GATE या ESE, सिलेबस तो सेम है, 3-4 सब्जेक्ट्स का वेरिएशन है, बस कंसेप्ट भी वही है. फर्क आता है एग्जाम के सवालों के अंदर, द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर आस्क्ड. पर अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो कंसेप्चुअली, फिर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इशू रहती ही नहीं है. तो अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर किया है, आपने यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है, तो आप गेट और ईएससी आराम से प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. बेस्ट सोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग. मृदुल, किस चीज का सोर्स पूछ रहे हैं आप, थ्योरी का या क्वेश्चंस का? यू आर आस्किंग द सोर्स ऑफ व्हाट? चलिए, मोस्ट ऑफ द डाउट्स आई हैव टेकन, मोस्टली सारे डाउट्स मैंने ले लिए हैं. सेम रिपीटेड डाउट ही आ रहे हैं. सर टारगेट्स कैसे फुलफिल करें? आर दीज टारगेट्स गॉट फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली? यस, बिल्कुल आप ये सारे टारगेट साइमल्टेनियसली फुलफिल कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज को देने का सही तरीका क्या है, पुनीत, ये भी डिस्कस किया मैंने. हर एक सब्जेक्ट को तैयार करने के बाद आपको टेस्ट देना है उसके ऊपर, और टेस्ट देने के बाद 4 चीजों की एनालिसिस भी करनी है आपको. तो वो मैंने सारी बातें डिस्कशन करी है पीछे. माय एंटायर सेशन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि 4 चीजों का ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज के बाद. 4 पॉइंट्स आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर आफ्टर टेस्ट सीरीज. नेक्स्ट है, टेस्ट सीरीज का प्रॉब्लम है. सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिपीटेड नाउ. आप वही प्रॉब्लम्स रिपीटेड पूछ रहे हैं. सो आई होप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कवर्ड. मोस्टली जितनी रिपीटेड प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें कवर कर ली है. इसके बाद भी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है आपकी, कोई और चीजों में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. Personally, you can contact as per the availability of time. I'll reply. Most of the case में reply कर देता हूं मैं, पर अगर reply लेट हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई इशू होगा, इस वजह से reply नहीं कर पा रहा हूं. तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. So I'll be there to sort your doubts also. So thank you everyone. So we call off this session. I hope most of your doubts are cleared now. Mostly आपके doubts clear हो गए हो.